अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ नाज़रीन, इस वक्त मुल्क शदीद मुआशी बहरान और शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का ऐसे लग रहा है कि शिकार हो चुका है। और हर गुजरते दिन के साथ आप देखें मुआशी हवाले से सूरत हाल जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है। डॉलर 200 क्रॉस कर चुका है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। दीगर मामलात आप देखें, रुपया हर गुजरते दिन के साथ उसकी वैल्यू गिर रही है। महंगाई का एक तूफान है। हुकूमत दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से फैसला नहीं कर पा रही कि होगा क्या। एग्जैक्ट सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही कि आईएमएफ के साथ अगर हम मुज़ाकरात में जा रहे हैं तो उनकी शराइत माननी है या फिर फौरी इलेक्शन की तरफ जाना है। सख्त मुआशी फैसले करने से इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत कतरा रही है। आगे सूरत हाल होगी क्या, क्योंकि पंजाब के अंदर भी एक आईनी बहरान ऐसा लग रहा है कि पैदा हो गया है। गुज़श्ता दिनों जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक कि मुनहरिफ अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर कास्ट किया भी है कि उनका वोट शुमार नहीं हो सकता। उसके बाद पंजाब हुकूमत या फिर हम देखें कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उस पर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला हैं नहीं है, उनका इंतखाब दुरुस्त था नहीं था, फिर मरकज़ में इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या असरात होंगे। बलूचिस्तान के अंदर भी एक आईनी बहरान पैदा हो गया है, अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पैदा हो गई है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर आज बेसिकली हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क शदीद मुआशी बहरान, शदीद जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत जो इत्तेहादी है उससे फैसला हो नहीं पा रहा कि करना क्या है। अजीब एक गैर यकीनी की अनसर्टनिटी का माहौल है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद पंजाब में भी ऐसा लग रहा है कि एक नया बहरान खड़ा होगा। हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं नए हैं, ये एक नई बहस स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं आप। दूसरी तरफ आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का आज पहला दौर भी शुरू हो गया है। आईएमएफ से आपको लगता है कि कुछ मामलात ठीक होने की उम्मीद है। बिलावल भुट्टो भी मौजूद है अमेरिका में, वज़ीर ख़ारिजा के साथ आज उनकी 1-to-1 मुलाकात भी होनी है। तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं आने वाले वक्त में, आपको लगता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल में कुछ कमी आएगी? सोनिया, बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात तो बिल्कुल ख़राब हैं और पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। इशू ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 6 हफ्ते हो चुके हैं ये हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे ये नज़र आए कि इनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम हो रही है, स्टेबल गवर्नमेंट हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन इकॉनमी के लेने वाले हैं वो भी नहीं ले रहे हैं। तो इससे और ज़्यादा भाम पैदा होता जा रहा है। आई थिंक ये जो जी। इन्होंने फैसला किया है कि जी हम अगले साल अगस्त तक हुकूमत करेंगे, मुझे लगता है ये जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें उनको मैसेज कन्वे किया गया है कि जी हम अभी 1-1.5 साल हैं, सो आप हमारे से बात करें। हमारे जो हम अब कीमतें भी बढ़ाएंगे, ऑयल की बढ़ाएंगे, गैस की बढ़ाएंगे, पेट्रोल की बढ़ाएंगे और हमें जो 1 बिलियन 1.5 बिलियन डॉलर मिल रहा है वो हमें मिल जाए। लगता तो यही है कि इस वजह से, अदरवाइज इस स्टेज के ऊपर इनको बहुत अनपॉपुलर और बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। अनपॉपुलर तो लेंगे वैसे हारिस नवाज साहब अनपॉपुलर डिसीजन लेंगे वैसे। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि कल जो इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की जेर सदारत, तमाम इत्तेहादियों ने कहा है कि आप मुद्दत पूरी करें और सख्त मुआशी फैसले करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और अल्टीमेटली सारा के सारा बोझ पीएमएलएन पर आएगा? सबसे बड़ी यही बात है, इसलिए जरदारी साहब उनको बार बार कह रहे हैं कि आप चलाएं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, आप गले में ढोल बने। हाँ, हौसले के साथ चलाएं। जब फिर समझ आएगा कि सारा क्रेडिट किसने लिया है और डिसक्रेडिट किसको गया है, समझने की बात की है। ये वैसे मुस्लिम लीग नून ने इतना अरसा हारिस नवाज साहब हुकूमत की है और बड़े जो सीनियर लोग हैं वो ये एक बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, क्योंकि पंजाब में भी उनकी कुछ डिमांड्स हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा क्या नून लीग को कि क्या गेम कर रही है पीपल्स पार्टी। एक्चुअली अब एक गलत डिसीजन ले लिया, अब ये उसमें फंस चुके हैं। पीपल्स पार्टी चाहती हैं कि अगले साल इलेक्शन हो ताकि वो पंजाब में जाके बिलावल भुट्टो जाएं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, पार्टी को फाल करें, नाराज जालों को ठीक करें, कम से कम 15-20 सीटें सेंट्रल पंजाब से निकालें, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से वो मुज़ाकरात करके उनसे सीट एडजस्टमेंट करें। साउथ में उनके पास साउथ में पंजाब में सीटें हैं उनके पास, सिंध में उनके पास सीटें हैं,
उनके पास थोड़ी सी कुछ सीटें केपीके में भी हैं और बलूचिस्तान में भी है। सो ही विल बी इन अ पोजीशन को कहीं ना कहीं वो कोलिशन गवर्नमेंट में आ सके। बात यह है ठीक है। कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग डिसीजन कौन लेगा। अगर ये पीडीएम जो नई हुकूमत है पीएमएलएन की, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है, क्योंकि इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, तो सारी काम की अपॉइंटमेंट इनके पास है। जो डिसीजन जब कल को फॉल बैक होगा तो वो इन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम आएगा। अब अगर सही। ये डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, और ये डिसीजन से इनके अगले इलेक्शन को क्या फर्क पड़ेगा, ये उनकी परेशानी है। हाँ, लेकिन आरिफ नवाज साहब नहीं भी बढ़ाते बिलफर्ज, मुश्किल मुआशी फैसले नहीं भी करते तो उससे ज्यादा अनपॉपुलर नहीं हो रहे। हर जगह तनकीद हो रही है कि रोजाना आप देखें रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर की उड़ान आज 200 तक पहुंच गया, मजीद आगे ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा। तो आपको फिर क्या लगता है सर, ये और ज्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे? तो लग रहा है आगे कुआं और पीछे खाई किसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। इमरान खान ने कहना कि आगे कुएं खाई और पीछे मेरा अवाम का समुंदर खड़ा है। आज उसने ये इमरान ने बात की है। और सेकंड ये कि आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपका इलेक्शन खराब होता है, डिसीजन नहीं लेते हैं तो मुल्क का खुदा न खास्ता मुआशी दिवालिया निकलता है। इसलिए ये बड़े सख्त इस वक्त फिक्स में आए हुए हैं। आप देखना ये है कि ये कैसे हालात से निकले, जो कि मुझे नहीं लगता। इसके बजाय अगर ये कह देते, और ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से इमरान खान जलसे लेके जा रहा है, जुलूस लेके जा रहा है, इस्लामाबाद की मार्च को कॉल दे रहा है, लोग जिस तरह रिस्पॉन्ड आज भी गुजरांवाला में, हालांकि इनका वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल बड़ा मैसिव क्राउड था। हाँ, ये इन बिटवीन द लाइन जो हुकूमत को समझना चाहिए। इसलिए इसका कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। हम लॉन्ग पीरियड के लिए इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर लेकिन आरिफ नवाज साहब अब एग्री करेंगे कि चाहे पीएमएलएन हो चाहे पीटीआई हो, इस वक्त लग ऐसा रहा है कि मुल्क का कोई सोच ही नहीं रहा। अपने अपने जो जाती मफाद है उसमें ही सारे लगे हुए हैं, मुल्क के मफाद को किसी की तरजीह नहीं है। चाहे खान साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, हालांकि उनको पता था कि IMF की सख्त शराइतें, इस वक्त मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त उनकी बस एक ही थी कि हमने खान साहब को निकालना है, इस गवर्नमेंट को गिराना है। अब इक्तदार में आए भी हैं कि ना कोई मुआशी प्लान है, ना शहबाज शरीफ कोई डिसीजन ले रहे हैं कि करना क्या है। अजीब एक अनसर्टनिटी का माहौल है। तो आपको लगता है कि सब अपने मुफाद सबके लिए ज्यादा अजीज हैं, मुल्की मुफाद तो कोई देख ही नहीं रहा? मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा ये कहा था कि हमारा ये सवाल था पीडीएम से कि आपके पास सोल्यूशन क्या है, आपके पास प्लान क्या है, आप आके किस तरीके से डॉलर को डाउन करेंगे, आप वहाँ पर आके पेट्रोल डीजल की प्राइस कम कर देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। ये कहते थे हम आ जाएं। उनका मकसद बड़ा क्लियर था, उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। कॉन्सेप्ट ये था, आते ही हमने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करनी है, ईवीएम्स को ख़त्म करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट ख़त्म करना है, हमने अपने केसेस को सारे ठीक करने हैं, उनको कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है, ताकि हम अपने ये मसाइल हल कर लें। वो इस एजेंडे पे आए हैं। अगर 1-2 महीने में उसको रिजॉल्व कर देते हैं तो वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। हाँ। अच्छा हारिस नवाज साहब, ठीक है। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये जो रिजीम चेंज का पूरा एक बयानिया लेकर इमरान खान साहब चल रहे हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत हुई है। ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी के उस सलामिये में भी ये कहा गया। लेकिन अगर सही मानों में ये दुरुस्त है जैसे खान साहब ये कह रहे हैं कि उस लेटर के अंदर ये बाकायदा तौर पर मेंशन था कि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही तो फिर मसाइल का सामना होगा, अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर ये मुआशी मसाइल किसी हद तक कम हो जाएंगे। अगर वाकई ऐसा ही था तो आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए? आपको उम्मीद है? आज बिलावल भुट्टो भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, फिर IMF के साथ मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, टाइमिंग कहा जा रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और IMF का जाहिर है एक अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है IMF पर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर मिलेगी हमें? देखें, उस सूरत पे मिलेगी अगर IMF वर्ल्ड बैंक की ये शराइत मान लेंगे, और उनकी शराइत बड़ी क्लियर है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, डीजल की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, आप सब्सिडी जो दे रहे हैं ये 460 बिलियन डॉलर की, वो ख़त्म करें। क्योंकि आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे? जो आपको पैसा देने वाले अदारे होते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम आपको $1 बिलियन देख रहे हैं तो आपके पास क्या वो ज़राए हैं, या आपके पास सेविंग है, या आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं कि उनका कर्ज उतार सकें। ये बात है जिसकी वजह से वो अभी तक रुके हुए हैं।
इसलिए सऊदी अरब ने और यूएई ने भी पैसा नहीं दिया, उन्होंने शर्त रखी कि अगर आपको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक देगा तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। बात यह है कि ये डिसीजन बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं और यही समझने की बात है कि इस स्टेज के ऊपर जबकि मुल्क के हालात दिन ब दिन, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हफ्ता भी आपको इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ लेके जा रहा है हमारे सामने। बिल्कुल सर, हर रोज आप देखें रुपया गिर रहा है। तो सर ये बात हो रही है कि हमें फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो फॉर इलेक्शन की तरफ ही हम जाएंगे तो फिर क्या असर मुख्तलिफ हो जाएगा? हमें आईएमएफ की तो प्रोग्राम बहाली है, वो तो हमें फौरी तौर पर केस चाहिए आईएमएफ की, तो ये एक और अनसर्टनिटी नहीं हो जाएगी? आईएमएफ तो ये कहता है कि पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। बात ये है कि ये हुकूमत कोई भी पोलिटिकल गवर्नमेंट अनपॉपुलर मुश्किल डिसीजन नहीं लेती। उसको अगर इस स्टेज के ऊपर आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं इस महीने के एंड में और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है तो वो 4-5 महीने चलाती है और अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं और वो बोल्ड फैसले भी करेगी। यस, वो बोल्ड फैसले से करेगी। उन्होंने वोट नहीं लेने हैं, हाँ, पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं होता। इमीडिएटली वो आते ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाएंगे, आवाम को कड़वा खून पीना पड़ेगा, लेकिन उससे जो आपकी दिन ब दिन इकोनॉमी खराब हो रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। नंबर 2, जो अननेसेसरी इंपोर्ट आइटम्स हैं, अगर आप 1 साल के लिए तमाम बड़ी गाड़ियां, तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बंद कर दें और आप अननेसेसरी जो ये चॉकलेट्स और फूड और डॉग फूड, कैट फूड, आज वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर हमने पाबंदी आयद कर दी है, तो इससे आरिस नवाज साहब फर्क पड़ेगा हमारी ट्रेड डेफिसिट पर, आपको लगता है? अच्छा, ठीक है, अभी तक मैंने नहीं सुना। अगर कर दिया और कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा होगा। अगर ये 1-2 साल बंद कर दें, हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है ये खत्म हो जाएगा। $75 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, 30-35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। सेकंड बात ये है कि आपके जो फॉरेन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आपको वो तकरीबन 31 से 32 बिलियन डॉलर एक साल में भेजते हैं। इस महीने उन्होंने सिर्फ $3 बिलियन भेजे हैं। आप ये देखें कि अगर वो आप ओवरसीज वोट का बंद करते हैं देना, अगर वो इसको बंद कर देते हैं और वो हुंडी के थ्रू भेजते हैं तो मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बातें हैं जिससे हमारा मुल्क की इकॉनमी खोखली हो रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने। ठीक है। अच्छा, पंजाब पर आते हैं आरिस नवाज साहब, वक्त कम है। पंजाब में क्या सिनेरियो बनता देख रहे हैं आप? ये बस यार सोशल मीडिया पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी कि बुजदार साहब ने भी क्या किस्मत पाई है, तो आपको लगता है कि दोबारा बुजदार साहब ने आना है या फिर ये क्या एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कायम मकाम गवर्नरशिप जो है वो स्पीकर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, वो वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं है। अब एक अचानक से एक और मामला उठ गया है, तो आपको लगता है क्राइसिस बढ़ेगा? कौन होगा वजीर आला, क्या लग रहा है? क्राइसिस बढ़ गए हैं। वहाँ बड़ा क्लियर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया कि जो मुनर्रफ अरकान होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। मींस कि पंजाब में इस वक्त वोट उनका अगर काउंट नहीं होता तो उनके पास 171 की सोनोरिटी रह गई है। लाइकवाइज मेरे ख्याल में जो काफ लीग और पीटीआई की उनकी भी इतनी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी कल वो पिटीशन डाले हैं हाई कोर्ट पंजाब में कि जी इसके इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, नया इलेक्शन होगा तो फिर 1-2 वोट का फर्क होगा, कोई पता नहीं क्या बनता है। लेकिन इन कंडीशन में, इन एनवायरनमेंट्स में, जबकि पंजाब भी अनस्टेबल है, उसके बाद बलोचिस्तान में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वहाँ भी हालात ख़राब हुए हैं, सेंटर में प्रॉब्लम हुई हुई है, और फिर मुल्क की इकॉनमी ऐसी जा रही है, आपकी रेट कायम नहीं है, आपका कंट्रोल हुकूमत पे नहीं है, आप में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, आप बलोचिस्तान की प्रॉब्लम हालात हो रही है, कराची में कुछ हो रहा है। ये दुश्मन कुव्वतें ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम हाइब्रिड वॉर में फंस चुके हैं। ये हाइब्रिड वॉर है जिसमें वो आवाम की फाइट की विल और उसका कॉन्फिडेंस अपने आर्म फोर्सेस में ख़त्म करती जाती है। ये मुल्क के लिए बड़ा ही ख़तरनाक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जितनी जल्दी सिचुएशन से निकला जाए, जितनी जल्दी मुल्क को स्टेबल किया जाए, उतनी ही मुल्क के लिए बेहतर है और हम आगे की तरफ मूव करना चाहिए।
ठीक है। अच्छा आरिफ नवाज साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि सेंटर में भी कुछ खतरात आपको लग नहीं सुप्रीम कोर्ट के कल के डिसीजन के बाद, बल्कि सरदार आफ्ताब विर्क साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार आफ्ताब साहब आपके वक्त का। सर क्या लगता है कल जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का? शुक्रिया जी सर, क्या देखते हैं आप ये जो कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया है, बाज लोग कहते हैं राय है, फैसला नहीं है, आपको लगता है कि पंजाब के अंदर अब खतरात बढ़ गए हैं? और पीटीआई तो कहती है कि टेक्निकली हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई है, वज़ीर आला खत्म हो गए हैं, आपको क्या लगता है? जो लोग मखमसे का या शक्को शुबहात का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, इस ओपिनियन की और इस राय की और जिसके ये पार्टली जो डिसीजन है इसकी जरा आईनी लिहाज से इसका तजिया करें और फिर देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि जो लोग, ये वोट पार्टी का वोट होता है, किसी फर्द का वोट नहीं होता, और जिन लोगों ने पार्टी को वायलेट करके उसके डिसिप्लिन को, उसके साथ गद्दारी करके, दूसरे लफ्जों में उसको धोखा देकर, उसकी फ्लोर क्रॉसिंग करके आगे दूसरी जगह पर वोट दिया है, वो लोग इस जद में आते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, उनको नहल करार दिया जाए और वो अपनी सीटों से महरूम हो जाते हैं। तो टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है पंजाब के अंदर? मैं टेक्निकली सिर्फ नहीं कह रहा जी, मैं वाज़ेह तौर पर आईन और कानून की तशरीह करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, जिसका उनको भी पता चल गया है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी दुबाकर भागा हुआ है। वहां पर जो ओहदेदार इनके तैनात थे उस चीफ मिनिस्टर हाउस में, वो भाग चुके हैं। इसके अलावा इनका जो अमला उन्होंने पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया गया है और अब लाले पड़े हैं डीपीओ। तो आगे होगा क्या सर? आगे अब आपको क्या लगता है अब होगा क्या? क्या ये रिवर्स होगा सारा मामला, बुज़दार साहब आएंगे या फिर जो परवेज इलाही साहब हैं वो आएंगे? क्या सिचुएशन आगे बनती जा रही है? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर क्राइसिस है, कायम मकाम गवर्नर बनने को तैयार नहीं है जो स्पीकर हैं, स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई। आपको लगता है कि ये प्रोसेस आसानी से होगा या फिर नया एक बहरान ऑलरेडी वहां पर रहा है और दोबारा से पैदा हो जाएगा? जी सत्य जी, ये कोई बहरान पैदा नहीं होगा, ये बड़ी वाज़ेह बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल डिक्लेयर कर दिया है। आई एम कंफर्म लाइक दैट एनीथिंग, इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये वापस जाएंगे। अब क्योंकि वजीर आला बुज़दार हैं और तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है चौधरी परवेज इलाही का, अब परवेज इलाही के वहां पर आएंगे वजीर आला बनकर, एक बार बुज़दार की वापस बहाली होगी और जिस गवर्नर पंजाब को इन्होंने निकाला है अपने उस नोटिफिकेशन के जरिए, जिसकी कोई आईनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि वो निकाला जाता, क्योंकि ये निकालने का इख्तियार होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं निकाला, नुमाइंदा होता है मरकज का, ठीक है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान उसको अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल, हाँ। इसलिए ये गवर्नर चौधरी सरवर साहब, उसके चीमा साहब, सरफराज चीमा साहब भी बहाल होंगे और बुज़दार साहब भी आएंगे ये, और उसके बाद फिर वहां पर ये अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन करा के ये क्या हमेशा के लिए, वो वोटर भी 25 गए हमेशा के लिए। अच्छा, ये हमजा शहबाज वो तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है ना कि इन्होंने डी सीट होना है या ताहयात नाहल होना है। ये तो मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, उन्होंने ताहयात नाहल होना है और हमजा शहबाज को आईनी लिहाज से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। हमजा शहबाज की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये हारिस नवाज साहब, ये आफ्ताब विर्क साहब तो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो टेक्निकली नहीं, वो कह रहे हैं वाज़ेह तौर पर खत्म हो चुकी है। तो ये अदम एतमाद ही खेलते रहेंगे, मुल्क का ऑलरेडी इकोनॉमी कहाँ जा रही है हमारी, तो ये कौन फिर मुल्क चलाएगा? और दूसरा, ये खतरात आपको लगता है कि अब सेंटर में भी आ सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जाहिर है एक भी इत्तेहादी या एक भी शख्स मुनरिफ हो जाता है या हुकूमत का साथ छोड़ देता है, क्योंकि पीटीआई तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि सदर कभी भी कह सकते हैं कि एतमाद का वोट ले प्राइम मिनिस्टर। देखें, इन्होंने 172 वोट लिए थे, 3 वोट इनके कम हो चुके, एक की डेथ हो गई थी, 2 मेरे ख्याल में इनके पार्टी से चले गए थे
अब बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन ऑलवेज आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आपकी अक्सरियत नहीं रही है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। नो, अब मुझे ये बताइए कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी इस वक्त हैं और जो हालात जा रहे हैं पंजाब के, जो हालात जा रहे हैं बलूचिस्तान के, कैन वी अफोर्ड टू पास थ्रू दिस टाइम लाइक दिस, जबकि इकॉनमी हमारी बिल्कुल वेंटिलेटर पर है और हम खुदा न खास्ता श्रीलंका वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर इसको देखें, मुल्क की मफादात को देखें, तो क्या ये इस वक्त हम इमरान खान ने, लेकिन हारिस नवाज साहब बहुत ज्यादा एहतराम के साथ, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको नहीं लगता बड़े एहतराम के साथ अगर ये फैसला थोड़ा पहले आ जाता तो आज फिर सूरत हाल ये ना होती? बिल्कुल पहले आना चाहिए था, लेकिन वो आना लाना चाहते नहीं थे क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को पहले चेंज करना था। अब क्योंकि इतना प्रेशर भी आया उनके ऊपर, पीटीए का बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, देवर अंडर प्रेशर, आई थिंक जिसकी वजह से इस तरह का डिसीजन उनको देना पड़ गया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देखना है कि वहाँ तो हर हालत में नॉट ओनली कि वो वोट काउंटिंग होगा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और ये बाइंडिंग होते हैं ऑर्डर, साथ ही साथ वो तो डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि उन्होंने आज फैसला भी रोक दिया ना सर, आज आना था 12 बजे फैसला। बस वो मेरे ख्याल में आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, आई फील के दे आर पार्शल, उनके चीफ इलेक्शन कमीशन कम से कम एक मेजर बड़ी पार्टी का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। इसलिए मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, वरना ये बाद में इलेक्शन को बाद में तनाज़ा बना रहेगा, वही कहेंगे जी ये धांधली हो गई, ये हो गया। व्हाई नॉट ही शुड रिजाइन एंड ब्रिंग सम अदर सूटेबल वायबल इम्पार्शल चीफ इलेक्शन कमीशन, ताकि इलेक्शन फेयर हो और वो ट्रांसपेरेंट हो, कोई इस पे एतराज़ ना कर सके और फिर जो रिजल्ट है वो हर एक एक्सेप्ट करते रहे। वरना यही रहेगा कि ये इलेक्शन कमीशन ने पीएमएलएन को फायदा दिया या पीपल्स पार्टी को फायदा किया, पीटीआई कंट्रोवर्शियल रहेगा ना। आफ्ताब विर्क साहब, ये सवाल मैं अगर आपकी तरफ भी लेके आऊं कि जाहिर है ऑलरेडी एक अजीब बहरानी कैफियत है, अनसर्टेनिटी, जब से तहरीक अदमात का ये सारा मामला स्टार्ट हुआ है, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर इमरान खान साहब के जलसे जुलूस, ये आपको नहीं लगता ये पंजाब के अंदर ऑलरेडी इतना अरसा ये बहरान रहा है, तो ये पहले थोड़ा सा जाहिर है अदालती फैसले सर आंखों पर, और जाहिर है इस पर पीटीआई और दीगर लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर पहले आ जाता तो आज ये कैफियत ना होती? मैं बड़ी इंतहाई अदब के साथ, चूंकि कानूनदान हूं और हमें अपनी जुबान में बड़ा मोहतात रहना चाहिए, लेकिन ये फैसला जब आया है ना तो ये उस स्टेज पर आकर आया है, मैं पंजाबी में बताऊं, जदों नक्को मुंह चुल गई है। अच्छा, जब पानी नाक तक आ गया है ना, हाँ, हर चीज डूबने वाली थी। अच्छा। और आवाम के समंदर ने निकलकर जगह जगह बता दिया कि नहीं, हम ना ऐसे ज़ाब्तों को मानते हैं, ना ऐसे फैसलों को मानते हैं, और ना ऐसी साजिश को मानते हैं, ना ऐसी मुदाखलत को मानते हैं। हम एक आजाद कौम हैं, और जब ये लहर दौड़ी है तो फिर अदारों ने अपना रुख मोड़ा है, ये बात हकीकत है। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर कानूनदान हैं सरदार आफ्ताब विर्क साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।